हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हमारा डे 3 है इकोनॉमी PYQs पंजाब PCS। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम 2015 दैट इज 2015 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैव द प्लानर्स फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। कि जो हमारे प्लानर्स है दैट इज गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज, क्यों हम फेल हुए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को क्यों अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि क्या पूछना चाह रहा हमसे। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है कि प्लानर्स क्यों फेल हुए। कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हो सकते हैं कि क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाए। ऑलराइट, तो हम इंट्रो में क्या कर सकते हैं, वी कैन बिगिन बाय डिफाइनिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। हम इंक्लूसिव ग्रोथ को ब्रीफली 2 to 3 लाइंस में डिफाइन कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। फिर बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये फेलियर्स हुए हैं, ठीक है, इन फेलियर्स को हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, विद एविडेंस बेस्ड, कि हम बात करें कि वी हैव टू सब्सटेंशिएट इट विद सम प्रूफ देना होगा हमें। ठीक है, वो प्रूफ हमें बताने होगी कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आए हैं। ठीक है, कि कुछ फॉर एग्जांपल कुछ सोशल बैकवर्डनेस रही है या रीजनल डिस्पैरिटीज आई है कि सरकार इसको कैसे केटर नहीं कर पाई जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाई है। फिर कंक्लूजन में हमने क्या एक फॉरवर्ड लिंकेज बतानी है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ बताना है कि कैसे सरकार MSME पे फोकस कर रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम रही है, कि सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज भी है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। ऑलराइट, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, वी हैव डिफाइंड इंक्लूसिव ग्रोथ कि क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ, कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन दैट इंश्योर्स इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स, कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस कहां से अगर हम देखते हैं 11th 5-year प्लान में बात की गई है। ठीक है, डिस्पाइट पॉलिसी इंटेंट एंड न्यूमरस प्रोग्राम, जो आउटकम्स है वो मिक्स्ड है और जिसकी वजह से परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज देखने को मिली है इनकम में, वेल्थ में एंड एक्सेस टू सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटी, कि हर जगह हम कुछ ना कुछ इनइक्वालिटीज देखने को मिली है, कुछ चैलेंजेस देखने। और वो चैलेंजेस अगर हम बात करें कि क्या क्या रीजंस रहे हैं, कि जॉबलेस एंड अनइवन ग्रोथ हुई है। क्यों हुई है ये जॉबलेस एंड अनइवन ग्रोथ, कि हम अगर पोस्ट 1990 जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसके बाद से क्या इवेंट्स हुए कि जिनके पास तो स्किल था, ठीक है, वो लोग तो अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, बिकॉज हमारा क्या हुआ, ठीक है, कि उसके बाद क्या हो रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हुई है। ऑलराइट, तो जिसके पास स्किल था वो तो अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक है, बट जिनके पास स्किल नहीं थी वो लोग नहीं कमा पा रहे, और हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है और जिसकी वजह से अनइवन ग्रोथ हुई है, इनइक्वालिटीज राइज हुई है। ठीक है, जैसे हम परसिस्टेंट कुछ सोशल इनइक्वालिटीज में, जैसे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हम देखते हैं, जेंडर बेस्ड देखते हैं, और कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज भी है। ऑलराइट, वीक ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, लो आउटकम्स इन हेल्थ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बताता है, और एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है, ऐसा रिपोर्ट बताती है हमें जो प्रथम एनजीओ रिलीज करता है। ऑलराइट, इनकी वजह से भी कुछ चीजें हुई है। फिर गवर्नेंस एंड इंप्लीमेंटेशन में गैप्स रहे हैं, लास्ट माइल डिलीवरी फेलियर हुए, हमने मनरेगा के रिस्पेक्ट में भी कुछ चैलेंजेस पड़े हैं कि क्या इश्यूज है कि मनरेगा में भी जिसकी वजह से हम इसको अचीव नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा। ठीक है, तो इन सब की वजह से हम क्या कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाए जो हमारे टारगेट। ऑलराइट, तो हम एक ऑप्टिमिस्टिक होकर कंक्लूजन में बता सकते हैं कि जैसे कुछ सरकार के ऐसे प्रोग्राम्स है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है, जेम ट्रिनिटी की हम बात करें, MSME पे फोकस कर रही है सरकार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है, तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं कि हमने जो लैंड रिफॉर्म्स जब हम आजाद हुए, कि लैंड रिफॉर्म जब हमने इंप्लीमेंट किया तो उसके क्या ड्रॉबैक्स रहे। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक सेकंड लैंड रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड, कि क्या सेकंड लैंड रिफॉर्म्स चाहिए हमें टू
एक्सेलरेट इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को अगर हमने एक्सेलरेट करना है तो हमें क्या हमें सेकंड लैंड रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है? उसके रीजंस देने। सबसे पहले देखो, इंट्रो में हम क्या बता सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं कि मोटिव क्या था लैंड रिफॉर्म्स का। डुअल मोटिव था। एक तो हम क्या कि इनइक्वालिटी गैप को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर बढ़े हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, जीडीपी का मेजर हिस्सा बने, ठीक है। फिर बॉडी में अगर हम देखें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि ड्रॉबैक्स क्या इंप्लीमेंटेशन के लैंड रिफॉर्म्स को, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि सेकंड लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है, अगर है तो क्यों है, रीजंस दो। ऑलराइट, और कंक्लूजन में हम एक बैलेंस समरी बता सकते हैं। ऑलराइट, चलो देखते। देखो, लैंड रिफॉर्म्स को हमने डिफाइन किया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कि इंडिया ने एक डुअल ऑब्जेक्टिव के साथ किया, सो दैट हम सोशल जस्टिस को भी अचीव कर सके, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेटिव इंटरमीडिएरीज थी उस टाइम पे, इनइक्वालिटीज कम हो और कल्टीवेटर्स को हम एम्पावर कर सके, और एक जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़े, शेयर बढ़े एग्रीकल्चर का। इसीलिए हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या रहे? कुछ लीगल ड्रॉबैक्स रहे, जैसे स्टेट्स जो सीलिंग लॉज लेकर आया था वो इनइफेक्टिव रहे, ठीक है। टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आया, वो बैकफायर कर गया, ऑलराइट। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स में अगर हम देखिए, पुअर लैंड रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अनक्लियर टाइटल्स बहुत ज्यादा है, ओनरशिप राइट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। अगर हम कुछ सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स बताए इसके, पर्सिस्टेंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर हम 2015 एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें, जो हमारा 86% ऑफ द लैंड होल्डर्स है, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है इनके पास। तो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑलराइट, जेंडर ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा है, जिसको हम पेट्रियार्की भी बोलते हैं, कि ज्यादातर जो टाइटल्स है, क्लियर टाइटल्स है, वो किसके नाम पे? जो फैमिली का मेल हेड है, फीमेल्स को ये राइट्स नहीं दिए जा रहे, और इनफॉर्मल एंड इनएफिशिएंट लीजिंग बहुत ज्यादा हुई है, ऑलराइट। इन सब रीजंस की वजह से हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स है वो फेल करे। अब सेकंड लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है? ऑलराइट, देखो, सेकंड, सो दैट वी कैन एड्रेस अनवाइबल होल्डिंग साइट्स, ठीक है। जो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, अगर क्लियर टाइटल्स हो गए, ओनरशिप राइट्स पता हो गए कि सरकार की जमीन है या फिर किसी इंडिविजुअल की जमीन है, अगर वो क्लियर एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होगी, उसकी वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल फ्लो बढ़ेगा, ऑलराइट। सरकार क्या करी इसके लिए? डिजिटल लैंड इंडिया रिकॉर्ड्स लेकर आई है, ठीक है। और स्वामित्व स्कीम है हमारी, ठीक है। कुछ हम टू एनेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट, इक्विटी एंड इंक्लूजन को प्रमोट करना होगा, ऑलराइट, टू सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पहले के लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, फर्स्ट लैंड रिफॉर्म, दे वर नोबल इन इंटेंट अच्छा था, बट कुछ कंस्ट्रेंट रहे थे डिजाइंस में और उसकी एग्जीक्यूशन में, जिसकी वजह से हम उसको फुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बट अब क्या, हम वी आर सेंट्रलाइजिंग इट ऑन, वी आर फोकसिंग मोर ऑन डिजिटाइजिंग रिकॉर्ड्स, लिबरलाइजिंग लीजिंग एंड enabling consolidation and ensuring gender just land rights, ठीक है, ऑलराइट। तो एक हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंक्लूड भी करना है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हमें कंक्लूड भी करना है, एक फॉरवर्ड लिंकेज हमने बतानी कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें, सरकार क्या अच्छी चीजें कर रही है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट, कि अगर अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसके बिना डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, कि जो हमारे नॉन डिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है, एक ऐसा एज ग्रुप जो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमें उनसे जीडीपी की ग्रोथ करवानी है, जीडीपी का एक मेजर चंक, ठीक है, अगर हम अपने उसको हार्नेस करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो हमें क्या करना होगा? स्किलिंग करनी होगी, अब स्किलिंग करनी होगी, जो स्किल मैच है उसको खत्म करना होगा, सो दैट तभी हम क्या कर पाएंगे, हम 2047 में आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि
2047 तक भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जब हमें इसमें डेटा बताना है, सबसे पहले तो हमें रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, जैसे PLFS का सर्वे हम मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इंट्रो में हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, बॉडी में हम बता सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट से क्या हो सकता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और फॉर्मल सेक्टर में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इनफॉर्मल सेक्टर से लोग, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी उन लोगों की, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। और China+1 ये हम मेंशन कर सकते हैं अगर हम China+1 स्ट्रेटेजी को हमने अचीव करना है। ऑलराइट, तो जैसे टैपिंग इनटू अपॉर्चुनिटी लाइक China+1 स्ट्रेटेजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है हमारा उसके साथ अलाइन करना होगा, और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर हमने एम्फेसाइज करके जो हमारी आने वाली जनरेशन है, सो दैट हम 2047 तक एक आत्मनिर्भर भारत बन सके, हमें स्किलिंग करनी होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेड एंड अनरिलायबल सप्लाई चेन corrodes the profitability of food processing sector and makes it unattractive for large investment. Comment with reference to Punjab. देखो, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फ्रेगमेंटेड और अनरिलायबल सप्लाई चेन सिस्टम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सेक्टर अनअट्रैक्टिव बन रहा है लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए। और पंजाब के रेफरेंस में हमने इस बारे में बताना है। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि पंजाब में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी क्या करंट स्टेटस है, अंडर डेवलप्ड है, वो चीज हम इंट्रो में बता सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो फ्रेगमेंट, अगर ये सप्लाई चेन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या चीजें हो सकती है हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, देखो हम बता सकते हैं इंट्रो में सबसे पहले कि क्या है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है हमारा, इट रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। ठीक है, क्यों है, फ्रेगमेंटेड एंड इनएफिशिएंट सप्लाई चेन है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स यहां पे नहीं आ रही है। ठीक है, देखो हो क्यों रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा है। क्यों है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा, कि हमारा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से स्टोरेज हम नहीं कर पाते पेरिशेबल गुड्स का, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। ऑलराइट, फिर क्या है कि हमारी ओवर रिलायंस APMC मंडी में हम ज्यादातर रिलायंट रहते, और वीक फॉरवर्ड लिंकेज बहुत ज्यादा है, लॉजिस्टिक, पुअर कनेक्टिविटी, फार्मर्स और जो एग्रीगेशन पॉइंट है उनके बीच वीक कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है और इकोनॉमी ऑफ स्केल कम हो रही है। ऑलराइट, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते। ऑलराइट, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, कहां पे फोकस करना सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन और ग्रेडिंग फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, वेयर हाउसेज होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ ई टेक्नोलॉजी हैज असिस्टेड फार्मर्स इन रिजॉल्विंग देयर मल्टीपल एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, कि कैसे ई टेक्नोलॉजी ने फार्मर्स की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में असिस्ट किया है। सबसे पहले हम इंट्रो में क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन ई टेक्नोलॉजी। ई टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर के साथ हेल्प करता है, क्या हो सकता है ई टेक्नोलॉजी से, एफिशिएंसी बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। ठीक है, और फार्मर को कैसे असिस्ट कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे किसान सुविधा ऐप है, जिसको हम एक्सटेंशन सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी के थ्रू किसान को वेदर रिपोर्ट पता चल रही है कि वेदर कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, क्लाइमेट आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें हो रही है, कब बारिश होनी है, कि कब सूखा पड़ने वाला है, या फिर कब हेल्स आने वाले हैं। ऑलराइट, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन का डिसिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, मार्केट लिंकेज जैसे ई नैम है, ई नैम के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में आप अपना जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो आप ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हो। ठीक है, ई नैम में क्या होता है कि APMC मंडी के थ्रू आपको सर्टिफाई करवाया जाता है, ग्रेड बताया जाता है आपका, कि आपका जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, आपकी जो फॉर एग्जांपल वीट की ग्रेड बताया जाए कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, तो आप ऑल ओवर जितने भी ई नैम से कनेक्टेड मंडीज होगी वहां पर अपना सामान बेच सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी अच्छे रेट मिल रहे हैं तो आप वहां पर बेच सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑलराइट, सब्सिडीज,
लीक प्रूफ सब्सिडीज दी जा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्रिसीजन फार्मिंग की जा रही है, जियो टैगिंग की जा रही है, ठीक है, ड्रोन बेस्ड इनपुट एप्लीकेशन हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ऑलराइट, तो इन सब चीजों में ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है फार्मर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज poverty reduction on one hand and sustainable development on the other are mutually exclusive. Do you agree? No, they are not mutually exclusive. देखो, poverty reduction and sustainable development एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। पॉवर्टी में अगर हम देखें, पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, ऑफन इट फोर्सेस द अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन फ्यूल्स के लिए कर सकते, डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकते, एंड कन्वर्सली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, सॉइल लॉस होगा, वाटर स्कार्सिटी क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ेगी और इट अंडरमाइंस लाइवलीहुड। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सेस होना चाहिए और सस्टेनेबल फॉरेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए। ऑलराइट, तो हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं जो लॉन्ग टर्म पॉवर्टी इरेडिकेशन है, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेकिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ द एसेंशियल पाथवे। नेक्स्ट इज जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज है पंजाब में, दे आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटिंग द डेफिसिट इन पंजाब्स बजट। कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी सरकार अपनाती है उसकी वजह से क्या पंजाब का डेफिसिट बढ़ रहा है, उस पर हमें क्या करना है, कमेंट करना है। देखो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल, या कुछ ऐसी पॉलिसी होती है ड्यूरिंग इलेक्शन, ये सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर लेती है। फॉर एग्जांपल, सब्सिडीज ज्यादा दे देगी, या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स लेकर आएगी, या फिर पावर में सब्सिडी डोमेस्टिक कम कर देगी, या फिर वाटर के आपके बिल्स कम किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे मेजर्स सरकार लेकर आती, ज्यादातर ये कब होते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन ही, जब जिस साल इलेक्शन होने होंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सरकार का 15 to 20% ऑफ द गवर्नमेंट बजट है, ये कहां पे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन पॉपुलिस्ट मेजर्स में जा रहा है। उससे हर्डल्स क्या आ रहे हैं, या उससे इंपैक्ट क्या आ रहा है स्टेट पे। जो सरकार के पास पैसा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना था, ठीक है, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, किसी अदर जगह पे जो सरकार ने इन्वेस्ट करना, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपने पॉपुलिस्ट मेजर्स में लगा दिया। ऑलराइट, तो हम इसमें बता सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, लाइक नैरो टैक्स बेस एंड लॉस ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन है, ठीक है, एंड पॉपुलिस्ट पॉलिसी, इनकी वजह से पंजाब का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। और अगर हम दीज पॉलिसीज की बात करें, दीज पॉलिसी पर्टिकुलरली फ्री पावर दी जा रही है एग्रीकल्चर में, और अनटारगेट सब्सिडीज जो 15 to 20% ऑफ बजट को कंज्यूम करता है। उससे क्या हो रहा है कि फंड्स क्रूशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर से डाइवर्ट हो रहे हैं और सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिस्कल रिजिडिटीज बढ़ रही है, और हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो है, डेट टू जीएसडीपी रेशो है, वो इट इज एक्सीडिंग मोर देन 45%। अगर अदर स्टेट जैसे गुजरात है, इनका डेट टू जीएसडीपी रेशो जो है, इट इज अराउंड हॉवरिंग अराउंड 27%, बट यहां पर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रहे हैं। तो इसीलिए कंक्लूजन हम क्या चीजें बता सकते हैं, 10 while not the sole factor short term populist measures have undermined fiscal sustainability, necessitating a shift toward targeted welfare and investment led growth। एक investment led growth होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर, हम पीसीएस मेंस का हमारा प्रिपरेशन बंडल है, जिसमें हम पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है जो हमारी 21 दिसंबर से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में स्टार्ट हो रही है, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पंजाब पीसीएस का एक कॉम्बो कोर्स चल रहा है, जिसमें हम मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं और हम मेंस का क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें इसकी फीस है 8,000 और ये जो नंबर है 9056723751, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा पंजाब पीसीएस का क्रैश कोर्स सेपरेटली है जो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस है 5,000 रुपीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।